नमस्कार, मैं चेनाराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली व महाभियोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रपति का जो भारत में गरिमामय पद है, किस प्रकार से उनका निर्वाचन होता है, वह महाभियोग कैसे उन पर लगाया जा सकता है। तो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी ही नहीं अपितु दूसरे विद्यार्थियों के मन में भी ये जिज्ञासा होती होगी कि भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रधानमंत्री की तरह नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परोक्ष रूप से होता है, तो किस प्रकार उनकी निर्वाचन प्रणाली है, वह महाभियोग कैसे उन पर लगाया जा सकता है, इसके बारे में आज के लेसन में हम चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम देखते हैं संघ की कार्यपालिका निर्वाचन प्रणाली। संघ की कार्यपालिका के शीर्ष पर भारत का राष्ट्रपति है। संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। संघ का एक राष्ट्रपति होगा, ये कहा गया है अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा, ये कहा गया है अनुच्छेद 53 में। तो अनुच्छेद 52 जो संघ का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 की संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, ये इनमें उल्लेख किया गया है। अब अनुच्छेद जो 54 है वो क्या कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचन मंडल से होगा जिसमें निम्न सदस्य होंगे: संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य व राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और इसमें 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली व पांडिचेरी को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। तो 2 संघ शासित प्रदेश भी इसमें शामिल है। संघ के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य व राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये कहा गया है अनुच्छेद 54 के अंदर ये बात निहित की गई है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा और निर्वाचन मंडल कौन है वो अनुच्छेद 54 के अंदर उल्लेख किया गया है। अब अनुच्छेद 55 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपने को ध्यान में रखनी है के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो है उसके द्वारा गुप्त मतदान रीति से होगा। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो प्रणाली है, जो पद्धति अपनाई गई है, वो इसके अंदर बताई गई है अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 54 जो बताता है निर्वाचन मंडल में कौन है और अनुच्छेद 55 उसकी रीति क्या है, किस प्रणाली से, किस पद्धति से उनका चुनाव होना है। आगे बात करें हम कार्यकाल व पुनर्निर्वाचन की, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति उससे पूर्व भी उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है और जिसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को भी देनी होती है। 5 वर्ष के भीतर राष्ट्रपति की पदावधि 2 प्रकार से समाप्त हो सकती है। प्रथम, उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग करके स्वयं जो है अपना पद त्याग कर दे। और दूसरा है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा संविधान के अतिक्रमण के लिए हटाए जाने पर, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा संविधान के अतिक्रमण के आधार पर उसको हटाए, तो वो अनुच्छेद 56 के अंदर ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का और 5 वर्ष के पहले ही वो इस प्रकार से वो अपना पद त्याग सकता है या महाभियोग से हटा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया का आगे हम वर्णन करेंगे। अनुच्छेद 57 क्या कहता है कि अधिकतम कितनी बार एक व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जा सकता है या एक व्यक्ति का अधिकतम कार्यकाल कितना होना चाहिए, इस विषय में संविधान मौन है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुका है और वह पुनः राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए पात्र होगा, ये बात जो पुनर्निर्वाचन की बात है वो अनुच्छेद 57 के अंदर कही गई है। तो कार्यकाल व पुनर्निर्वाचन। अब राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं क्या हो सकती हैं, तो क्या योग्यताएं
होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए तभी योग्य होगा जब वह, क्या है देखो योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और सी में दिया गया है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो। तो वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए वो योग्यता रखता हो। तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की उसमें जो है योग्यताएं हो। तो ये चीज़ें उनके अंदर होनी चाहिए। दूसरा ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति यदि सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है तो वह राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा, लेकिन राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा मंत्री लाभ का पद धारण करने में नहीं माने जाएंगे। जो ये पद पर बैठे लोग हैं उनको लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ये बातें कही गई है अनुच्छेद 58 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 58 कहता है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता वो रखता हो, तो वो राष्ट्रपति का निर्वाचित होने के लिए योग्य है। अब राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, क्या शर्तें हैं? राष्ट्रपति किसी भी विधानमंडल या संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि कोई इस प्रकार का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो उसे सदस्यता त्यागनी पड़ती है। राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति संसद की विधि द्वारा निर्धारित उपलब्धियों एवं वेतन भत्तों का हकदार होगा। तो क्या शर्तें हैं कि संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता, और यदि है तो वो सदस्यता उनको छोड़नी पड़ेगी। दूसरी बात जो वो कहता है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तीसरी बात जो है कि राष्ट्रपति संसद की विधि द्वारा निर्धारित उपलब्धियों व वेतन भत्तों का हकदार होगा। और चौथी बात कही गई है कि राष्ट्रपति की उपलब्धियां व वेतन जो भत्ते हैं उनको उनकी पदावधि के समय में कम नहीं किए जाएंगे। ये अनुच्छेद 59 के अंदर कहा गया है। अब इसमें उन्मुक्तियां भी दी गई है राष्ट्रपति को कि जो भी कार्य राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं उनके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। राष्ट्रपति को कार्यकाल के दौरान बंदी नहीं बनाया जा सकता और वह अपने कार्यों के लिए न्यायालय के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होगा। तो ये बातें जो उन्मुक्तियों की कही गई है वो इस प्रकार है कि जो भी कार्य उनके द्वारा किए जाते हैं उनके कार्यकाल के दौरान वो बंदी नहीं बनाए जा सकते, न्यायालय में उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और व्यक्तिगत रूप से वो उत्तरदायी नहीं है। तो ये बातें राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें ये अनुच्छेद 59 के अंदर कही गई है। अब जो शपथ वो लेता है, राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित व्यक्ति, ये प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष पद की शपथ लेंगे। ये बात कही गई है अनुच्छेद 60 के अंदर। तो शपथ वो किसके समक्ष लेंगे? राष्ट्रपति पद पर पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि पूर्ण होने से पूर्व ही निर्वाचन कर लिया जाता है। जो नया निर्वाचन करना है वो 5 साल की अवधि पूरी होने से पहले ही कर लेना चाहिए। यदि राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से पदावधि पूर्ण होने से पूर्व रिक्त हो जाता है तो 6 माह के अंदर नव राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाएगा तथा उसका कार्यकाल पूरे 5 वर्ष के लिए होगा। तो ये अनुच्छेद 62 के अंदर ये बात कही गई है कि किस प्रकार उनका जो है पुनर्निर्वाचन, नए व्यक्ति जो है वो चुनकर आएंगे तो पहले का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही
और 6 माह के भीतर उनका चुनाव हो जाना चाहिए। अब जो निर्वाचन प्रणाली जो दी गई है अनुच्छेद 55 के तहत, उसको देखते हैं हम। क्या है उसके अंदर? राज्य विधानसभाओं तथा संसद के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या किस प्रकार निर्धारित होती है उसके बारे में यहाँ देखिए आप। प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो एमएलए होते हैं, विधायक होते हैं, के मतों की संख्या किस प्रकार निकालते हैं? प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को उसमें भाग देते हैं। राज्य की कुल जनसंख्या में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का भाग देते हैं और जो भागफल आता है उसके अंदर पुनः 1000 का भाग दिया जाता है। तो किस प्रकार है? विधायक के मत का मूल्य बराबर राज्य की कुल जनसंख्या और भाग उसमें दिया गया है विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का, तो एमएलए जो है उनका। अब जो भागफल आएगा उसमें भी फिर पुनः 1000 का भाग दिया जाता है। तो ये एमएलए के मतों का मूल्य निकालने का तरीका। और दूसरा देखते हैं कि सांसदों के मतों का मूल्य किस प्रकार निकला है। संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या सभी राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्य को संसद के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। तो एक संसद सदस्य के मत का मूल्य क्या होगा? वो उसके अंदर सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य लिख दीजिए और उसके अंदर संसद के निर्वाचित सदस्यों की जो कुल संख्या है वो लिख दीजिए। तो उनका सभी राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्य में भाग देना है। तो यहाँ इस प्रकार जो मत का मूल्य आएगा वो सांसद का मत का मूल्य आएगा। ध्यान देने योग्य जो बात है वो ये है कि इसमें निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं, मनोनीत नहीं ले सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है सांसदों वाला। सभी मतदाताओं को मतपत्र पर अपनी प्राथमिकताएं देनी होती है। तो एकल संक्रमणीय जो प्रणाली है उसकी देखिए, सभी मतदाताओं को मतपत्र पर अपनी प्राथमिकताएं देनी होती है। अब किस प्रकार वो प्रथम वरीयता में किसको रखना चाहता है, द्वितीय वरीयता में किसको रखना चाहता है। चुनाव में विजय होने के लिए उम्मीदवार को एक निश्चित कोटा प्राप्त करना अनिवार्य होता है और ये इस प्रकार होता है कि दिए गए कुल वैध मतों की संख्या और उसमें भाग देना है निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या का। तो कुल वैध मतों में निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या और जो भागफल आएगा उसके अंदर आपको +1 कर देना है। तो एक उसके अंदर जोड़ देना होता है। कुल मतों की संख्या और इसमें निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या और भागफल में 1 जोड़ दीजिए आप। तो ये उनके लिए निर्धारित कोटा है, जो कोटा प्रणाली इसके अंदर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में उपयोग में आती है। मतों के प्रथम गिनती में, अब देखो द्वितीय वरीयता और प्रथम वरीयता में क्या है, मतों के प्रथम गिनती में यदि कोई उम्मीदवार न्यूनतम कोटा के बराबर मत प्राप्त कर लेता है तो वह विजय माना जाता है। अन्यथा सभी जो उम्मीदवार है उनमें जिसने प्रथम पसंद के सबसे कम मत प्राप्त किए हैं उसे मतगणना से बाहर कर दिया जाता है और उसको मिले हुए मत पत्रों में द्वितीय पसंद के जिन जिन उम्मीदवारों को अंकित की गई है दूसरी पसंद उसके मत उनमें जोड़ दिए जाते हैं। मतों का यह हस्तांतरण तब तक चलता रहता है जब तक कोई उम्मीदवार न्यूनतम कोटे को प्राप्त न कर ले। अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें 1969 के जो निर्वाचित हुए थे चुनाव में राष्ट्रपति वीवी गिरी, उन चुनावों के अंदर द्वितीय वरीयता की गणना करनी पड़ी थी, बाकी इसकी नौबत नहीं आती है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय में ही हो सकता है। तो ये बात यहाँ पे अपने को ध्यान रखनी, ये भी अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि उसका निर्णय कौन करेगा, संसद या चुनाव आयोग या सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी जो विवाद है उनका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय में ही हो सकता है। एक या अधिक, एक प्रश्न और आता है कि एक या अधिक विधानसभा भंग होने की स्थिति में क्या राष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है, तो वो उसमें भी हो सकता है। ये भी सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा गया था अनुच्छेद 143 के तहत कि क्या
ऐसी स्थिति में चुनाव हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकते हैं। तो एक या एक से अधिक अगर विधानसभा भंग है तो भी राष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है। तो ये थी निर्वाचन की प्रणाली। अब देखते हैं हम महाभियोग, जो अनुच्छेद 61 में दिया गया है। महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है जो अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है, और वह है संविधान का अतिक्रमण। तो केवल एक आधार पर महाभियोग लगाया जाएगा, और वह है अतिक्रमण संविधान का। महाभियोग न्यायिकल्प प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। संसद का कोई भी सदन, ये नहीं है कि राज्यसभा से शुरुआत होगी या लोकसभा से, कोई भी सदन के अंदर इसकी शुरुआत हो सकती है। संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाएगा तो वो आरोप लगाए, दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा, जांच करेगा या करवाएगा, किंतु कोई भी सदन तब तक आरोप नहीं लगा सकता जब तक कि दो शर्तें देखिए, 14 दिन की लिखित सूचना देकर सदन की कुल सदस्यीय संख्या के कम से कम 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके प्रस्थापना अंतर्विष्ट करने वाला संकल्प प्रस्तावित नहीं किया है। तो प्रथम शर्त तो ये आ गई कि 14 दिन की लिखित सूचना देकर 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके संकल्प पेश किया है, और दूसरी, उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया हो, उसको पास नहीं किया गया हो। 2/3 सदस्यों द्वारा विशिष्ट बहुमत जिसको हम कहते हैं वो पारित होना चाहिए। राष्ट्रपति को ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने और अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा, तो वो अपना पक्ष वहाँ पे रख सकता है। दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित हो जाने पर उस तारीख से, जिस तारीख से प्रस्ताव पारित होता है, और राष्ट्रपति को हटना ही होता है। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 61 के अंदर महाअभियोग की प्रणाली। तो ये था राष्ट्रपति का निर्वाचन, किस प्रकार उसके निर्वाचन की प्रणाली है, किस प्रकार उसके लिए योग्यताएं हैं, शर्तें हैं, शपथ दिलवाई जाती है, और कैसे जो है राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली व महाअभियोग। धन्यवाद।